हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बिहार में एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार भी तुगलकी फरमान सुना रही है। सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह 50 साल से ज़्यादा उम्र के अपने कर्मचारियों के कामों की समीक्षा करेगी और इस समीक्षा के बाद वो तय करेगी कि उन्हें काम पर रखना है या फिर उनकी छुट्टी करनी है। इसी अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एक है सीपीएम के राज्य मंडल के सदस्य राम परी जी और दूसरे हमारे मेहमान हैं चिकित्सा संघ के महासचिव विश्वनाथ सिंह जी से। तो चलिए इन लोग से जानते हैं कि वे क्या सोचते हैं। मैडम, आपका स्वागत है रेड नेटवर्क। ये बिहार सरकार जो फरमान जारी किया है कि 50 साल से जिनका उम्र पूरा हो गया है उन कर्मचारियों की समीक्षा होगी, जिसके लिए एक सत्यनिष्ठा कमेटी बनाई जाएगी और साल में 2 बार, एक जुलाई महीने में और दूसरा दिसंबर महीने में उनकी जांच होगी और जो असक्षम साबित होंगे उनको हटा दिया जाएगा। ये मैं समझती हूँ कि बिहार सरकार भारत सरकार के तर्ज पर ही, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकार इसी साल इस लॉकडाउन के पीरियड में जब एक तरफ आपदा है तो उस आपदा का अवसर में उन्होंने खुद कहा कि जब हम उसको अवसर में हमको तब्दील करके देखना चाहिए और अवसर के रूप में देख करके जो मजदूर वर्षों पहले संघर्ष के माध्यम से 8 घंटा ड्यूटी वो हासिल किया था, उसको फिर 12 घंटा करने का काम किया। मैं समझती हूँ कि ये पूरे तरह से नीतीश कुमार की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, वो भी मोदी के लाइन पर चल रही है और वो डायरेक्ट रूप में मजदूर को या कर्मचारी को वो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि हम आपको हटा रहे हैं काम पर से। तो एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा और वो नया तरीका ढूंढा कि हम 6 महीना साल में 2 बार, जिसका 50 साल नौकरी हो गया है, उसका हम इम्तिहान लेंगे सत्यनिष्ठा कमेटी के माध्यम से और जो अक्षम साबित होंगे उनको हटा देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये स्पष्ट मतलब है कि वो पूरे तरह से डिक्टेटरशिप के जैसे तानाशाही ढंग से, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी की नियुक्ति हुई वो जब नौकरी वो कर रहा है, 50 साल उम्र पूरा हो गया, तो उन्होंने पढ़ाई की, कहीं ना कहीं एग्जाम में उन्होंने पास किया, एग्जाम में पास करने के बाद फिर उनका इंटरव्यू हुआ। ये कई तरह का एग्जाम के बाद और उसके बड़ी मुश्किल से उन्होंने नौकरी हासिल की। इसका मतलब इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई वो सारा खत्म हो गया, कोई मायने नहीं रखता है। इसका ये स्पष्ट मतलब है कि जो बिहार सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सत्यनिष्ठा कमेटी बनेगी उसमें सारे के सारे दूध के धोए कोई नहीं होंगे, बल्कि झूठ पर आधारित होगा और लूट होगा। क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है, उस ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपया लिया जाता है। इसमें तो नौकरी बचाने की बात होगी और जहां तक सरकार की अपनी मर्जी का बात होगा, जो यूनियन करेंगे, जो डेमोक्रेटिक राइट के लिए आंदोलन करेंगे, उनको वो टारगेट बनाएंगे, उनको वो हटा देंगे और जिनको अपने पसंद का होगा उनको रखेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ चिकित्सा कर्मचारी यूनियन के महासचिव हैं विश्वनाथ सिंह जी। उनसे जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस फैसले को। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? बिहार सरकार के द्वारा 50 वर्ष की उम्र और 21 वर्ष सेवा पूरी कर लेने वाले कर्मचारियों के कामों की समीक्षा सत्यनिष्ठा कमेटी के माध्यम से करके उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का जो फरमान सरकार के द्वारा जारी किया गया है,
यह सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको सेवा से निकाल करके और सरकारी विभागों को निजी क्षेत्र में सौंपने, उसमें संविदा पर बहाली करने और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराने की सरकार की एक साजिश का एक हिस्सा है। सरकार चाहती है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम काम कराएं, क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराने में उनके चहेते ठेकेदारों को भी लाभ है और जो पदाधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो राजनेता हैं, उनको भी लाभ है। इसका एक छोटा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में 102 एम्बुलेंस चलता है। जो एम्बुलेंस आज भी आउटसोर्सिंग पर है और पहले भी आउटसोर्सिंग पर था। बीच में कुछ दिनों के लिए आउटसोर्सर के भाग जाने के बाद रोगी कल्याण समिति के द्वारा उसको चलाया गया। रोगी कल्याण समिति के द्वारा चलाने पर उसमें खर्चा आता था 60,000 और आउटसोर्सर के द्वारा चलाने पर उसमें खर्चा आता है एक एम्बुलेंस पर एक महीना में 1 लाख के करीब, यानी एक एम्बुलेंस पर 40,000 रुपया आउटसोर्सर को बचता है और यह राशि ऊपर से लेकर नीचे तक बंटती है। तो एक इसका कारण है भ्रष्टाचार। दूसरा, जो सरकार की नीतियां हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत जो अस्थायी कर्मचारियों की बहाली नहीं करनी है, अस्थायी कर्मचारियों को के पद को समाप्त करना है, इसलिए अस्थायी कर्मचारी को ही समाप्त करने की ये साजिश है। पद समाप्त के बजाय अस्थायी कर्मचारी को ही समाप्त कर दिया जाए। आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार में करीब 3 लाख स्वीकृत पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो विभिन्न समिति के नाम से, अभियान के नाम से, कार्यक्रम के नाम से और विभिन्न नामों से जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी आवश्यकता अनंत काल तक, जब तक सृष्टि रहेगी, बरकरार रहेगा, वो बिना पद स्वीकृत किए काम कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनके पद को स्वीकृत कर उनको अस्थायी किया जाए, क्योंकि ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत ये व्यवस्था है कि जो अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है वहाँ ठेका संविदा पर बहाली नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत सरकार के द्वारा तुगलकी फरमान जारी करके कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। जी जी। आप एक कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं, आप कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, तो आप क्या इसको कैसे देखते हैं और क्या आप इसके खिलाफ कुछ कदम बढ़ाने वाले हैं, उठाने वाले हैं? इसको हम ऐसे देखते हैं, ये कर्मचारी जो जनवादी अधिकारों के लिए लड़ते हैं, खास करके ट्रेड यूनियन मूवमेंट करते हैं, उनको सेवा से बाहर करने की साजिश है। दूसरा, जो हमने पहले बताया कि आउटसोर्सिंग और संविदा पर लाने की साजिश है। तीसरा, अफसरशाही जो है उसको कमाने की साजिश है। जो सत्यनिष्ठा कमेटी हमारे कार्यों की समीक्षा करेगी, हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि जो एक कर्मी किसी कार्यालय में काम करता है, उस काम के उसकी समीक्षा करने के लिए उसके ऊपर सुपरवाइजर के पद रहते हैं। उस कार्यालय में वो कार्यालय का नियंत्री पदाधिकारी होता है और उस कार्यालय से लेकर के सचिवालय तक, निदेशालय तक, प्रधान सचिव से लेकर के सचिवों की एक लंबी फौज होती है। निदेशक प्रमुख से लेकर निदेशालय में एक विशेषज्ञों के उस विभाग, जिस विभाग का निदेशालय रहता है, उस विभाग के विशेषज्ञों की एक लंबी फौज रहती है। तो आखिर वो क्या समीक्षा करते हैं, वो क्या देखरेख करते हैं कि कोई कर्मचारी यदि असक्षम पाया गया तो क्या वे उसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं? क्या वे असक्षम नहीं माने गए? जिस कार्यालय में वो काम करता है, क्या उस कार्यालय का नियंत्री पदाधिकारी असक्षम नहीं माना जाएगा? और यदि नियंत्री पदाधिकारी के ऊपर का जो पदाधिकारी है, यदि वो अपने नियंत्री पदाधिकारी को नियंत्रित नहीं कर सका तो क्या वो असक्षम नहीं माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है CPM, वो मजदूरों के हक और अधिकार की बात करती है, उनकी लड़ाई लड़ती है, मतलब सड़क से संसद तक आप लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं, मजदूरों, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे को। तो आपकी पार्टी ने इस पर कुछ विचार किया, मंथन हुआ है पार्टी लेवल पे? बिल्कुल, क्योंकि हमारी पार्टी ये समझती है कि यह सरकार जो अपनी कमजोरी है, इसको ढकने के लिए ये नए नए तरीके ला रहे हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब अभी एक लॉकडाउन है, लोग ऐसे भी बेरोजगारी की स्थिति में हैं, वैसे भी त्राहिमाम है, वैसी पीरियड में यह सरकार एक हिसाब से मैं समझती हूँ कि अमानवीय काम किया है। और हमारी पार्टी ने ये आह्वान किया है कि सिर्फ एक कर्मचारी ही नहीं, एक दफ्तर के कर्मचारी ही नहीं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, कलेक्टेरिएट हो, ब्लॉक हो, बल्कि कल हो करके जो स्कूल के टीचर हैं, जो अफसर लोग हैं, उनके ऊपर भी गाज गिरेगी।
और इसीलिए हमारी पार्टी आह्वान की है कि वो तमाम कर्मचारी, चाहे वो स्कूल के टीचर हों या कलेक्टेरिएट में हो, सचिवालय में हो या स्वास्थ्य विभाग में हो, तमाम तरह के कर्मचारी सड़क पर आवें। और इसके साथ साथ हम लोग यह भी आह्वान कर रहे हैं कि राजनीतिक लोग भी अपने दल से ऊपर उठ करके जनता और कर्मचारी की भावना को देखते हुए, उनकी हित को देखते हुए एकजुट होकर के इस बात को आगे लाना चाहिए। और हम यह भी जरूर कहना चाहेंगे सरकार से, आपके रेड नेटवर्क के माध्यम से, कि एक तरफ सरकार ये कर्मचारी के लिए, आम जनता के लिए इस तरह का कदम उठा रही है, अमानवीय कदम, दूसरी तरफ आज एमएलए हैं, एमपी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो क्यों नहीं रिटायर होंगे? उनकी जो पेंशन है वो पेंशन हर एक साल बढ़ता है, उनकी तनख्वाह जो है लाखों करोड़ों में हो जाता है, उनके लिए कोई दक्षता की जरूरत नहीं है। चोर है, लुटेरा है, बलात्कारी है, सब बराबर महामहिम बन जाते हैं। तो ये सब भेदभाव है, और ये भेदभाव, ये मैं फिर दोबारा ये दोहराऊंगी कि केंद्र सरकार की जो फांसीवादी सरकार है, उनके रास्ते पर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट तौर पर कहूंगी कि बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ये पूरी तरह से मंसूबा बनाए हुए हैं, लेकिन बिहार के अंतर्गत अभी भी 2.5 लाख रिक्त पद है, उस पर वो भर्ती नहीं कर रहे हैं। वो तमाम और प्लस कर्मचारी, मजदूर, किसान, सभी लोग उनको सबक सिखाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना काल है, मानवीय जो पहलू है वो इसकी इजाज़त नहीं देता नीतीश कुमार जी को, जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हैं लोग, उनको। दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव भी सिर पे है, तो ऐसी क्या वजह है कि एक टाइमिंग इस समय में सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी कि हम इस तरह का काम करने जा रहे हैं? कि इस कोरोना महामारी को जिस तरह से शुरू में ही भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी कहे कि इसको हमको अवसर के रूप में देखना है, और वो 1-2 करके अवसर के रूप में तब्दील किया। जिस तरह से 8 घंटे से कर्मचारी को 12 घंटा किया। कई ऐसे जो सरकारी सेक्टर है, रेलवे, जीवन बीमा, बैंक, वो सबको, कोयला वगैरह सबको प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने का काम किया। अभी 5 जनवरी को, अगस्त को, जब हमको अभी राहत पहुंचाने का जरूरत है, जीवन को बचाने की जरूरत है, हॉस्पिटल और दवाई की आवश्यकता है, तो हम जा रहे हैं अयोध्या में मंदिर निर्माण करने के लिए। आप समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार जी को भी लग रहा है कि हम मोदी जी के पुछड़ी पकड़ करके ही बैतरनी पार होंगे, तो इसलिए उनके ही मतलब पद चिन्ह पर वो चाहते हैं कि हम चलेंगे तो हम बैतरनी पार होंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जो ब्यूरोक्रेट है उनको खुश करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है वो खुश होगा, तो इसलिए, और खुश होगा तो उनके लिए जो वोट बैंक है और भी कुछ है सो उनके फायदे में जाएगा। मुझे यही लग रहा है कि जो उनका यही सोच होगा। एक तो भाजपा को खुश करना है, उनके लाइन पर वो चल रहे हैं, और दूसरा जो अफसरशाही है उसको खुश करना है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। जी जी। आप एक संगठन के तौर पे, कर्मचारी यूनियन के तौर पे, आप क्या कुछ करने जा रहे हैं इसके खिलाफ, या कुछ करने का आप लोगों ने कुछ मंथन किया है इसको लेकर के? बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष के रूप में हम बिहार के कर्मचारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में कर्मचारी के जो अन्य संगठन हैं, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से हम बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपू, सचिवालय सेवा संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, चिकित्सकों का जो संगठन है भाषा, ये तमाम बिहार के कर्मचारी और पदाधिकारियों के संगठन से हम बात कर रहे हैं, और बात करके व्यापक एकता कायम करके आगे आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र ही हम लड़ाई की घोषणा करेंगे। अभी फिलहाल बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का संबद्ध संगठन बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 28 और 29 जुलाई को 2 दिन काला बिल्ला, और 6, 7, 8, 9 अगस्त को अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के समक्ष धरना देने का काम करेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि केवल कर्मचारी के ही काम की समीक्षा होगी? माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार कोविड-19 में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी को यदि वेतन नहीं मिलता है तो यह अपराध माना जाएगा।
उसके बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। क्या इसकी समीक्षा नहीं होगी? जो सरकार कोविड-19 में काम करने वाले कर्मचारी को उसको पीपीई किट नहीं दे पा रही हो, उसको सुरक्षात्मक किट नहीं दे पा रही हो, जांच करने के लिए पीपीई किट उपलब्ध, जांच करने के लिए रैपिड किट उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, रोगी के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, तो ये किसका फेल माना जाएगा? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और इस समीक्षा के आधार पर क्या सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और यदि इसकी समीक्षा नहीं होगी तो फिर काम की समीक्षा क्या होगी? और दूसरा 1 मिनट का और हमको, यहाँ तक काम जो कार्य संस्कृति है, वो कार्य संस्कृति के विकास के कई कारक होते हैं। जैसे जो काम करता है उसको समय पर वेतन मिल रहा है कि नहीं, उसको समय पर प्रोन्नति हो रही है कि नहीं, जहाँ वो काम करता है उसका वहाँ का सामाजिक माहौल क्या है। तो जो हमारे अधिकार हैं, जब कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिले, उसके प्रोन्नति के अवसर नहीं हो, उसके वित्तीय उन्नयन देने के लिए घूसखोरी की मांग की जाए, उसके साथ सामाजिक प्रताड़ना का व्यवहार कार्यालय में किया गया, उसके काम के घंटे बढ़ा दिया जाए और स्वीकृत पद से आधे लोग काम करें और एक आदमी पर 6 कर्मचारी का बोझ हो, उस परिस्थिति में क्या कार्य संस्कृति विकसित हो सकती है? हम इसकी भी समीक्षा सरकार से कहना चाहते हैं कि करनी चाहिए। बिल्कुल मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, आगामी इसके खिलाफ जो उन्होंने अमानवीय कदम उठाया है, कर्मचारी विरोधी कदम उठाया है बिहार सरकार, इसके विरुद्ध बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के पैमाने पर पहले से, बल्कि अब ये बिहार का जुड़ गया, पहले से ही 9 अगस्त को जो क्रांति दिवस है, ट्रेड यूनियन पूरे मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, संविदा पर बहाली हो या चाहे स्कीम वर्कर से लेकर के खेत में काम करने वाले मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, सबों ने ये ऐलान किया है कि 9 अगस्त को हम जेल भरो करेंगे। जब इस तरह की कारनामा बिहार के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा जो कर्मचारी विरोधी जो नीति लाया गया है, मैं समझती हूँ कि जो बिहार के अंतर्गत इसको और व्यापक बनाया जाएगा और 9 अगस्त को पहले से तो है ही, 6, 7, 8 को वो तो हड़ताल, और 9 अगस्त को और व्यापक तौर पर जेल भरो कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं मौजूदा कोरोना काल में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और जनता को गुमराह करके सरकार जो है वो चुनावी बैतरनी पार करने की फिराक में है, इसीलिए इस तरह के तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।